फैंस की दीवानगी कभी कभी सितारों के लिए महंगी साबित हो जाती है। मुंबई में एक इवेंट के दौरान जाने माने गायक सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की हुई और बात का बतंगड़ बना। वहीं हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ भी इसी तरह की बदसलूकी का वाकया सामने आया और इस तरह की घटनाएं बाकी भी सेलेब्स के साथ, बड़ी हस्तियों के साथ आए दिन हो रही हैं। इससे पहले भी कई बार बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक की हस्तियों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें आम रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज स्वदेश आर की शुरुआत इसी सवाल के साथ कि दीवानगी की आड़ में सितारों के साथ बदसलूकी आखिर क्यों। सितारों की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उनके फैंस का होता है, ये सभी मानते हैं। हर सेलेब्स के लाखों करोड़ों फैंस होते हैं जिसे वो बेहद प्यार करते हैं। फैंस न कि सिर्फ सितारों को लेकर अपने पसंदीदा गायकों, बड़े बड़े कॉन्सर्ट में उनकी तमाम एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कामयाबी की बुलंदियों तक इन सितारों को पहुंचाते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। कई बार ये फैंस अपने फेवरेट स्टार की एक झलक देखने के लिए या उनके साथ सेल्फी पाने के लिए सीमाएं लांघ लेते हैं, जो उनके स्टार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। सेल्फी मिली तो सही, और अगर नहीं मिली तो बात धक्का मुक्की और मारपीट और कई बार बदसलूकी तक आ जाती है। और आखिर किस तरह से ये घटनाएं हुई हैं और हाल फिलहाल आखिर जब सोनू निगम के साथ ये वाकया हुआ तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या सफाई पेश की, जरा सबसे पहले वो सुन लेते हैं। किया तो वीडियो में देखेंगे, राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया। तो मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो। तो आपने देखा कि किस तरह से सोनू निगम ने बताया कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई उसमें बहुत कुछ हद से जो फैंस ने सीमाएं लांघी, उसमें बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और इस पूरे मामले में जिस तरह से अलग अलग थियरीज सामने आ रही थी उसमें आकर स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा और बताया कि आखिर घटना हुई क्या थी। दरअसल होता क्या है कि एक बड़ा कॉन्सर्ट या कोई इवेंट जब होता है किसी सितारे का, तो बहुत सारे उनके चाहने वाले उनके एक दीदार के लिए वहां पहुंचते हैं। आमतौर पर जब ये कॉन्सर्ट जो होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जहां सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर भी इस मंच से लेकर और उस रूम तक या उस खास प्लेटफॉर्म तक जहां से सितारे को पहुंचना होता है, वहां पर कई बार सुरक्षा की अनदेखी होती है। कई बार सितारे भी जो होते हैं वो अपने फैंस के बीच पहुंच जाते हैं बिना किसी सुरक्षा के, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। जी हाँ, आप हर किसी का दिल नहीं रख सकते। आपने 10 से 12 फैंस के साथ सेल्फीज ली, आपने उनके साथ बातचीत की, लेकिन बाकी बहुत सारे फैंस हैं जो वहां पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनके सितारे के साथ कोई तस्वीर नहीं आ पाती, सेल्फी नहीं ले पाते, और कई बार ये मायूसी जो है वो एक रिएक्शन में बदल जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किया क्या जाए। बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से हो इन इवेंट्स का स्ट्रक्चर, और सितारों की कितनी जिम्मेदारी है, फैंस को आखिर अपनी जिम्मेदारी किस तरह से समझनी चाहिए। वो अपने एक्टर, अपने आर्टिस्ट, अपने सितारे को चाहते हैं तो उन्हें चोट ना पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी भी उनकी है।
और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि तनु वेट्स मनु का वो मशहूर गीत बन्नो तेरा स्वैगर, और इसके साथ ही हम गोलमाल के उस सिग्नेचर गाने को देखें। KGF और न जाने कितनी फिल्मों में जो है वो ब्रजेश की आवाज़ जो है वो बेहतर रही है और उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। ब्रजेश देश और विदेश में कई सारे कॉन्सर्ट करते हैं और अपनी राय इस विषय पर रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहता हूं, पहला जो रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा, जो सोनू निगम के साथ घटना हुई, हाल फिलहाल हमने देखा करीना कपूर के साथ भी इसी तरह की घटना हुई, सेल्फी लेने के चक्कर में उनके साथ जो है वो बदसलूकी हुई। कई और वाकयात हैं, हमने देखा पृथ्वी शॉ का मामला भी ज़्यादा पुराना नहीं है। ये घटनाएं जो हैं वो आए दिन कलाकारों के साथ हो रही हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? बेसिकली मैं अभी जहाँ तक रिसेंटली सोनू जी के साथ जो हुआ वो कई बार मैंने सर्च करके तब भी देखा था जैसे ये वीडियो वायरल हुआ। सोनू जी का खुद भी ये कहना है कि इस तरह की कोई बात इंटेंशनली नहीं किया गया है, बट इसमें अग्रेसिव पार्ट रख करके अगर कोई फैंस हमारे आसपास आते हैं और वो हमारा ख्याल ना रख सकें, तो मुझे लगता है कि फैंस कम और अपनी तैयारी को ज्यादा किए हुए हैं कि हमें जल्दी से अपने इंस्टा के लिस्ट में ये भी एक अलग वीडियो डालना है या एक अलग फुटेज चाहिए हमें, या इतना करीबी और इतना क्लोज कि डिफरेंट। एक तो आजकल जो इंस्टा और रील्स का मामला चल रहा है वो मुझे लगता है कि हमेशा कुछ वायरल बनाने के लिए कुछ भी हो रहा है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और सोनू भैया ने कहा कि क्योंकि वो उस चीजों से आप बीती थी उनकी, तो उन्होंने जो बताया कि इस तरह की सोच के साथ कुछ नहीं किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मैं भी बहुत सारे लोगों का फैंस रहा हूँ। एक टाइम में जब बड़े आर्टिस्ट हमारे शहर आते थे, हम लोग जाते थे, तो हम उसी समय थोड़ी ना आर्टिस्ट थे, हम तब आम आदमी ही थे और पूरे प्रॉपर लोकल सिटी के हम लोग एकदम वही चाहने वाले लोग हुआ करते थे। तब हमें मालूम नहीं था, हमारे सपने में भी नहीं था कि हम इधर आने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है, नो प्लान। ये नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ इस तरह की जो बदसलूकी होती है वो नहीं होना चाहिए। सभी के अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। तो इस और खास करके ये डोमेस्टिक, मतलब हमारे यहाँ ही ये प्रॉब्लम होते हैं। बाहर तो वैसे ही लोग इतनी इज्जत करते हैं, इतना कद्र करते हैं कि हमारी अपनी जान लगा देते हैं। यहाँ पे भी बहुत ख्याल रखा जाता है, ऐसा नहीं कहूंगा। खास करके जो ऑर्गेनाइज किया हो वहाँ के लोग, या फिर जो हमारी इवेंट मैनेजमेंट टीम होती है, बाउंसर्स लगे रहते हैं, सब लोग। जब तक आर्टिस्ट चला नहीं जाता, जब तक है वो, तब तक आगे पीछे लोग घेर के रखते हैं। लेकिन चाहने वाले लोगों को हम लोग खुद ही आने देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं। हम लोग खुद बोलते हैं रुक जाओ आने दो और मिल लें। लेकिन उसमें कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि हम लोग इवेंट या फेस्टिव हो रहा है, खास करके ये जब महोत्सव होता है, पब्लिक शो होती है जब, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ एकदम बहुत ही हुड़दंग के साथ लोग इकट्ठा होते हैं। मान लीजिए 10 चाहने वाले, आगे वाले जो है वो बहुत प्यार से पेश आना चाह रहा है, पीछे से ही कुछ लोग धक्का मुक्की कर देंगे या जिस तरह की कुछ चीजें होती है, ये नहीं होनी चाहिए। गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये संभालने वाले लोग, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या हमारी यहाँ की टीम बहुत संभालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए हम लोग खुद भी उन्हें साइड करते हैं, होने के बावजूद भी कि आप थोड़ा सा साइड हो जाए, इन्हें आने दीजिए। लेकिन कभी कभी झेलना पड़ता है, ये सच है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसमें बहुत जो है एक खास तौर पे एक जो जिम्मेदारी का अभाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम किसी इवेंट को देखें, क्या चीज़ें होती हैं? आप परफॉर्म करने जाते हैं, क्या जो फैंस होते हैं उनसे मिलने के लिए किसी तरह की अलग तरह से व्यवस्था होती है, या फैंस से मिलना ना मिलना ये आर्टिस्ट की इच्छा पर निर्भर है? मुझे लगता है कि सबसे पहले है, और
वो अगर चाहता है तो ही लोग मिल पाएंगे, और इसके अलावा कोई बहुत जबरदस्ती मिलना चाह रहा है तो फिर ये तो थोड़ी डिफरेंट बात हो गई, दबंगई हो गई। सो इस तरह की हरकत हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो जबरदस्ती भी मिले हैं। मुझे लग रहा है सोनू भैया के साथ में मुरादाबाद का एक शो था, इसमें बहुत इसी फोटो वोटो खींचने के चक्कर में उनकी मम्मी की तबीयत भी उस समय खराब थी, वो बहुत परेशान थे, और जबरदस्ती रोका गया था जबकि उनकी फ्लाइट थी, वहां से आना था, फिर उन्हें माँ को लेकर अपने जाना था। ये सब काफी ये न्यूज में वायरल था। ये मुरादाबाद का शो था शायद। सो वहां पे भी इसी तरह की कोई चीजें हुई थी जो कि उन्हें ये फाइट करना पड़ गया था इसके लिए भी, और बहुत सारी शिकायतें उन्होंने सभी से ये दर्ज भी कराई, कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो होता ही है ये, मतलब हम कितना रोक ले, हमें लगता है इसको बहुत बड़ा अ, बवाल न खड़ा करके इस पे हम दोनों पक्ष की बातें हैं, फैंस और आर्टिस्ट की। तो एक प्यारी सी समझौता होनी चाहिए, और बातों का समझौता है, इसके लिए कहीं मुझे नहीं लगता है कि एक मुद्दा बना के और किसी तरह की चीजों को बेवजह फिर से वायरल करने का एक नया मुद्दा खड़ा किया जाए। ये हमारी उनकी बात है, जब हम इंस्टा पे जाते हैं, जब और जगह जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, तो वहां से हम उन्हें ये बिल्कुल कहें कि प्लीज अपने आर्टिस्ट का, अपने लोगों का, जिनके आप फैंस हैं खास करके, चाहे वो कोई भी हो, नेता, अभिनेता, घर का आदमी हो, कोई आपके बीच का भी हीरो हो सकता है। हीरोइज्म की कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो बॉलीवुड से हो, वो उसका प्लेटफॉर्म हर जगह है, हर सिटी में है, हर एक एरिया में है, हर डिपार्टमेंट में हीरोइज्म होता है। तो उनका ख्याल रखें, और हम लोग खुद भी ये उन्हें बताएं कि प्लीज इस तरह की चीजें किसी के साथ ना हो। हमारे साथ बोलने के लिए हमें कहना ही नहीं चाहिए, हम दूसरों की बात करते हुए अपनी और दोनों की बेहद खूबसूरत से समझौता कर सके। अब एक 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 जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो है वो ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, और आजकल एक नई तरह की शिकायत सामने आ रही है कि कई बार जो है वो आर्टिस्ट को भी सुरक्षा को लेकर एक तरह से अंधेरे में रखा जाता है। हम देखते हैं कई बार कुछ इवेंट्स होने के बाद जो है वो आर्टिस्ट की नाराजगी सामने आती है उसकी प्रिवेसी को लेकर, और आजकल ये ज़्यादा वाकयात हो रहे हैं। ऐसे में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की और वहां पर जिन जो भी और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी में बेसिकली उन्हीं की बनती है। हमारी मैनेजमेंट टीम तो यहाँ से जाती है, वो फोन पे सारे काम करते हैं, ईमेल पे सारी चीजें, प्रोटोकॉल सब चीजें दी जाती है और बताया जाता है उन्हें, लेकिन वहां पे वो किस तरह से सक्रिय है इस चीज को लेकर, ये बहुत बड़ी अहम भूमिका है वहां के लोकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो लोग कर रहे होते हैं। पूरी की पूरी लाइबिलिटी उनकी है, क्योंकि हम तो उनके मेहमान हैं, और हमारा हर यहाँ का गया हुआ आदमी उनकी उस व्यवस्था को सही बनाने के लिए ही हम सबको इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके यहाँ से ले जाता है। और उसकी 15-15 दिन, 20-20 दिन पहले से तैयारी होती है, पूरी टीम को बताया जाता है कि ऐसे है, ये है, ये है। बहुत सारे प्लान होते हैं, लोगों को लगता है आए और गाते चले जाना, इसके पीछे बहुत पापड़ बेले जाते हैं, और पूरे जीवन जो गाते हैं ना, उसी में से कुछ अहम चीजें निकाल करके उन्हें सुनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रेगुलरली जो कर रहा है वही होते हैं, एक अलग तैयारी की जाती है। तो ये लोकल जहाँ पे हो रहा होता है, ये पूरी लाइबिलिटी उनकी है, और पूरी व्यवस्था टाइट करने की प्रबंध उनकी है। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत सारी जगहों पे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है कि वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, खास करके पब्लिक शो पे। मैं लगातार कह रहा हूँ, यही अगर आप वेडिंग शो या और सी चीजों में जाते हैं तो वहाँ इस तरह के हुड़दंग नहीं होते। कॉलेज शो हो, वहाँ ये नहीं होता है, क्योंकि बहुत अपनी लोग कद्र कर रहे होते हैं, इसलिए आपका कद्र पैकेज में आ जाता है। लेकिन जब पब्लिक शो होता है, जैसे महोत्सव हो गया, या इस तरह की कोई किसी ने प्रेजेंट कर दिया है, कोई कंपनी करवा रही है, लोग आए हुए हैं, उसमें ये सब बहुत सारी चीजें होती है। तो उन्हें ये व्यवस्था टाइट करनी चाहिए, और उस वक्त में पुलिस प्रशासन का भी होना मुझे लगता है कि जरूरी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का कौन सा आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, लेकिन प्रोफाइल एक बहुत अहम भूमिका होती है कि जहाँ पे वो आर्टिस्ट अपने ओहदे को लेके अभी फिलहाल के वर्तमान दिनों में खड़ा है, उसे उसी तरह की वर्तमान व्यवस्था दी जाए और उसे देखा जाए, कि उसकी देख रेख की जाए। 2 घंटे का मामला है, ऐसे पता नहीं कितनी जगह पे बेचारे पुलिसकर्मी या और लोग खड़े होते हैं उन लोगों को
सभी लोगों को व्यवस्था देने के लिए, जहाँ एक्चुअल में होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, फिर भी ये प्रोटोकॉल आ जाता है, खड़े हो जाते हैं। तो मिनिमम वहाँ इस तरह की व्यवस्था दे देनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जो जिस तरह की घटनाएं जो हर जगह घट रही हैं, वो बहुत ज्यादा ही हो गया है। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा एक गवर्नमेंट को खुद भी इस तरह का, जैसे कोविड में इतने सारे लोग मास्क लगाए और इतने ही मेहमान आए, बना ही दिया था ना फाइनली, तो इसके लिए भी फाइनली कुछ एक सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से भी, जहां से भी जो व्यवस्था होती है, ये कहना चाहिए, ये लिखित में दे देना चाहिए कि जब आपके यहाँ कोई भी इस तरह के कार्यक्रम हो और इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, तो प्लीज इन सारे प्रोटोकॉल के तहत ही होना चाहिए। बिल्कुल। ब्रजेश, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि हॉलीवुड में और वेस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, वहाँ पेपराजीज हों या फिर कोई अगर आपकी निजता का हनन करता है, आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाता है, तो वहाँ उसके प्रति सख्त एक्शन लिया जाता है और बहुत सारे वहाँ पर इस तरह के कानून और रूल्स बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं हैं जिनकी एक इंटेंसिटी वक्त वक्त पर बढ़ती जा रही है हमारे देश में, क्या ज़रूरत है इस तरह की किसी सख्ती की? बिल्कुल जरूरत है ऐसा। ये सख्ती नहीं है, ये सिस्टम है। मुझे नहीं लगता है कि किसी पर प्रेशर दिया जा रहा है। ये सिस्टम है जिसकी वजह से सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, इवन आने वाले लोग भी और जो परफॉर्म कर रहा है वो भी, पब्लिक भी, मेहमान भी, जो उसमें वीवीआईपी लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है ऐसे। अब हम लोगों का तो इसलिए हाईलाइट हो जाता है कि हमारा प्रोफाइल या हमारा नाम ऐसा होता है कि ये नाम लेने से और चीजें तरीके से मार्केट तक पहुंच जाती है। सो ये सभी लोगों को हार्म पहुंचाता है और ये सिस्टम होना ही चाहिए कि इस तरह की चीजें अगर ज्यादा से ज्यादा अब हो रही हैं और बहुत इजी हो गया है ये कहीं भी ये घटना घटना जो घटित हो जा रही है, तो इस तरह की चीजों के लिए तो बिल्कुल सिस्टम बनाना चाहिए। शक्ति बोलना इसको इसलिए गड़बड़ हो जाएगा कि शक्ति का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है इस पे, तभी तो यहाँ तक पहुंचना पड़ रहा है। तो इन दोनों शक्तियों को बरकरार रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें और गवर्नमेंट का ही ये उसमें योगदान होना चाहिए कि वो आर्टिस्ट का और अपने पब्लिक का, अपने सिटीजन्स का बहुत ख्याल रखने के लिए ये करना चाहिए कि दोनों तरफ से ये बातें नहीं आनी चाहिए। कोई आर्टिस्ट भी किसी तरह का बुरा भला कह के नहीं जा सकता, और जो उनसे उन्हें देखने आए हैं, जो जुड़ने, वो लोग भी इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। तो करना चाहिए। पहले आपको पता होगा कि 10:30 का प्लान जो है नाइट का, ये मेरे ख्याल से अभी 15-17 सालों से शुरू हुआ, नहीं तो बहुत पहले तो ये था ही नहीं। आदमी 2-2 बजे तक परफॉर्म कर रहा है और 3-3 बजे तक गाया जा रहा है, 4-4 बज जाते थे भोर में, और इस तरह की चीजें चलती रह जाती थी। लेकिन आखिर गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया ना कि 10:30 आप बिल्कुल परफॉर्मेंस बंद चाहिए, नॉइस नहीं चाहिए, साउंड पॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं, लोग वहाँ पे सोसाइटी को दिक्कत होती है। तो आखिर ये बना ना, और रूल ये कहीं भी हो आपको फॉलो करना ही है, चाहे कोई भी हो, तो इसका भी बनना चाहिए। बिल्कुल। और चलते चलते एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्या कई बार आर्टिस्ट पे इस तरह का भी दबाव होता है, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या बहुत सारे लोग जो मेन ऑर्गेनाइजर्स से जुड़े हुए होते हैं और उनके उनके परिवार के लोगों या उनके जानने वालों या वहाँ के किसी इन्फ्लुएंसर के जो एक प्रभावशाली हस्ती है, उसके साथ तस्वीरें खिंचाने का या उसके साथ अपने काम से अलग, क्योंकि आप जिस काम के लिए गए हैं उसके लिए बाकायदा आपके और उस ऑर्गेनाइजर के बीच एक करार हुआ है कि आप इतने घंटे परफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्मेंस के लिए गए हैं, उसके बीच आप फैंस के साथ इंटरेक्ट अगर कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा और अनिच्छा पे डिपेंड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई घटनाएं ऐसे सामने आई हैं जिसमें जो लोकल प्रभावशाली लोग होते हैं वो कई बार दबाव बनाते हैं। क्या इस तरह की भी घटनाएं सामने आती हैं? प्रशांत जी, अभी फिलहाल इस तरह की चीजें हम लोगों के साथ तो नहीं है। कोई प्रभावशाली आदमी आकर के प्रभाव इसलिए नहीं दिखाता है कि सब चीजें बहुत ही कायदे से सिस्टम में दिया रहता है कि हमें 1.5 घंटे 90 मिनट का हमारा परफॉर्मेंस होता है,
और उसके अलावा अगर सचमुच में सुनने वाले लोग बैठे हैं तो किसी के प्रभाव से नहीं, बल्कि उस वक्त उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी बन जाती है। और हम उनके लिए इसलिए गाते हैं कि जब कोई सुनने वाला मिले तो वैसे ही कोई किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है। और फिर वो मिनट और घंटे की सुई जो है वहीं रोक दी जाती है और काम किया जाता है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होते, हम फ्लो में होते हैं, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, तो करता निकल जाता है। लेकिन अब कोई इस तरह का मामला फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है कि अब कोई बैठ करके प्रभावशाली आदमी और बोल दे कि नहीं गाना ही पड़ेगा और गाओ गाओ ऐसा ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये दौर लद चुका है बहुत, मुझे लग रहा है अपने खास करके दिल्ली साइड, हरियाणा और अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब होता था जहाँ पे इस तरह के, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बेल्ट में इस तरह का होता था। तो अब वो दौर इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सक्रिय भूमिका जो निभाई। ये सारी प्रॉब्लम ना प्रशांत जी आती थी 10:30 के बाद वाले जो शो होते थे, 12 बजे के बाद शुरू होता है, अब तो आए हैं भैया जी अब सुनेंगे, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती थी। सो ये खत्म इसीलिए हुआ है कि 10:30 आपके दरवाजे पे हमारे पुलिस व्यवस्था पहुंच जाती है, खटखटा देती है। अगर बहुत प्रभावशाली है तो 10 मिनट का एक टाइम दे देती है कि भाई अगर रेपुटेशन आपका अपने शहर में, अपने शासन प्रशासन में है, वो भी इज्जत से, कायदे से रिक्वेस्ट करके चला लेते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें आखिर होती, तो अब ऐसा नहीं है फिलहाल। जमा है। और चलिए चलते चलते ब्रजेश, आपकी फैंस से क्या गुजारिश होगी, क्या अपील होगी कि वो अपने फेवरेट एक्टर, अपने फेवरेट आर्टिस्ट, अपने फेवरेट गायक, म्यूजिशियन, कॉमेडियन, जिन्हें भी देखने सुनने पहुंच रहे हैं, उन्हें उन्हें किस तरह से अपना जो बर्ताव है वो रखना चाहिए ताकि ये जो रिश्ता है एक कलाकार और उसके फैन के बीच वो और मजबूत से मजबूत तर बना रहे? मुझे यही बोलना है अपने सुनने वालों से और जितने लोग भी इस हमारी बातचीत को देख रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं उनसे भी और जो जानते हैं उनसे भी, कि फिलहाल ये सभी लोगों की गलती नहीं है, किसी एक का गलती है, लेकिन भुगतान सभी लोगों पे चली जाती है। तो इस तरह की कोई चीजें, एक्साइटमेंट ही हो तो ही, नहीं करें जिस जिस एक्साइटमेंट की वजह से किसी आर्टिस्ट को या किसी अपने इर्द गिर्द के उस पर्सन को जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उन्हें कोई दिक्कत हो। और आपको भी इससे दिक्कत होती है ना, क्योंकि फिर हमारा आर्टिस्टों का जो है वो भी नजरिया हमेशा लोगों की तरफ बदलने लगता है। तो ऐसी कोई हरकत ना हो कि हमें हर आदमी को शक की निगाह से देखना पड़े कि अरे यार सतर्क हो, अलर्ट हो, मिलना भी चाहे तो ना मिले। तो इस तरह की चीजें ना हो और सभी के साथ इस तरह का आप एक अच्छा बर्ताव रखें, ताकि जो पोलाइट हमारी अपनी चीजें चल रही हैं वैसे ही चलें कि हम एक दूसरे से कभी भी कहीं भी मिल सके। वरना अब तो ऐसा होने लगेगा कि मतलब कहीं भी कोई पर्सनली मिलना ही नहीं चाहेगा। इवन जो प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो करो और उसी के हिसाब से चलो, हम देखेंगे ही नहीं परफॉर्म करने के अलावा कि हमारे आगे किसी कौन है, किसी को ना सुनना शुरू कर देंगे। तो ऐसी चीजें ना हो सभी लोग, और जिन लोगों से हो रहा है उनसे खास करके अपील है, बाकी इसमें गुनाह सबका नहीं है। तो ये गलती जिससे हुई है वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि दोबारा ना हो, और जो लोग देखने आते हैं वो ऐसे ही देखे सुने और खूबसूरती से अपनी चीजों को करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने जो है वो एक कलाकार और एक फैंस के बीच का जो रिश्ता है वो कैसे बेहतर हो सकता है, और हाल फिलहाल के जो अनुभव हैं उन्हें किस तरह से इन अनुभवों को कहीं ना कहीं इनसे सीखने की आवश्यकता है, और किस तरह से एक बेहतर माहौल बनाने की आवश्यकता है किसी भी इवेंट के दौरान। इन सब पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले विषय की ओर। रेल नेटवर्क के मामले में अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे नंबर पर काबिज भारत अब रेलवे की कमाई बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे
कोल कॉरिडोर की तर्ज पर देश में जल्द ही सीमेंट कॉरिडोर तैयार करने की योजना बना रहा है। इसके लिए रेल मंत्री ने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग भी की। इस दिशा में 4 क्लस्टर को भी चिन्हित कर लिया गया है। इसमें ईस्ट, सेंट्रल, सदर्न और राजस्थान क्लस्टर शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इजाफा करने के साथ रेलवे और भी कई कमोडिटीज को शामिल करना चाहती है, यानी आने वाले समय में रेलवे की इनकम में और ज्यादा इजाफा नजर आ सकता है। इसके परिणाम ये सामने आएंगे कि इससे सीमेंट पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी, साथ ही इसके तहत लंबी अवधि के करार पर रेलवे माल भाड़े में कटौती भी करेगा। बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी तक माल ढुलाई से रेलवे ने 1,35,387 करोड़ रुपए कमाए हैं। कमाई का ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 16% ज्यादा है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अपने सहयोगी समीर दीक्षित का। समीर, बताएं क्या तैयारी है रेलवे की और सीमेंट कॉरिडोर को लेकर किस तरह की संभावनाएं नजर आती हैं? ये रेलवे और साथ ही साथ सीमेंट सेक्टर के लिए अहम खबर है। दरअसल रेल मंत्रालय अगले 3 से 4 सालों में भारत में सीमेंट कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ में अहम बैठक करी और इस बैठक का मकसद यही था कि जो सीमेंट है, जो भारतीय रेलवे के लिए तीसरी सबसे बड़ी कमोडिटी है जिसका वो ट्रांसपोर्टेशन करती है, और सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ बैठक के जरिए ये पूछा गया उनसे कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनको तमाम क्या वो चुनौतियाँ आती हैं जिनको दूर किया जाए, तो वो रेल को बतौर ट्रांसपोर्टेशन माध्यम वो और ज़्यादा चुने। इससे फ़ायदा दोनों को होगा, यानी रेलवे की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उन सीमेंट कंपनियों के लिए उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी। तो जो सबसे बड़ी बात निकल के आई सूत्रों के मुताबिक कि सीमेंट के मूवमेंट में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए रेल मंत्रालय आने वाले 3 सालों में सीमेंट कॉरिडोर बनाएगा और इसके लिए बाकायदा 4 क्लस्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये 4 क्लस्टर हैं ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया और राजस्थान बेल्ट। यहाँ पर सीमेंट की जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी है, और यहाँ ये वो क्लस्टर है जहाँ पर सीमेंट से जुड़े हुए जो रॉ मटेरियल है उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो सीमेंट के मूवमेंट में तेज़ी लाई जा सके, पंक्चुअलिटी यानी कि समय बाध्य तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए रेल मंत्रालय सीमेंट कॉरिडोर बनाएगा। इसके साथ ही साथ सीमेंट कंपनी को अधिक राहत देने के मकसद से जो पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है उसको भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनाया जाएगा, और जो पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सेंटर है उसकी भी स्थापना की जाएगी। तो इन तमाम प्रयासों के जरिए जो बड़ा फायदा देखा जा रहा है वो ये तो है ही कि रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट के कस्टमर्स मिल पाएंगे, बल्कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है देश में जो फिलहाल डबल डिजिट में है उसको कोशिश ये की जाएगी कि वो रेल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट माध्यम से अगर चुना जाता है तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो डबल डिजिट में है उसको घटा करके सिंगल डिजिट में लाया जा सके। तो समीर दीक्षित बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो तस्वीर बदलने वाली है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ रोनाल्ड सियोनी हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं इंफ्रा एंड सीमेंट शेयर खान से। रोनाल्ड, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो रिपोर्ट है और ये जो तस्वीर नज़र आ रही है रेलवे की दिशा में, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं, और इन कॉरिडोर्स से जो है वो कितनी बड़ी मदद मिलती है किसी भी सेक्टर को? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो रेलवेज की जो ये कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग है, एक्चुअली रेलवेज का कोएफिशिएंट देखो या उसका शेयर देखो तो 26-27% रहा है FY22 में, जो कि वो लोग चाहते हैं कि इंक्रीज करे 31 तक FY25 पे। जो कंटेनर थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बल्क कमोडिटीज की, तो उनका शेयर उनको इंक्रीज करने का प्लान है। जहाँ तक सीमेंट सेक्टर का सीमेंट सेक्टर से लगता है ये जो न्यूज़ है, तो सीमेंट में हमने देखा है जैसे कुछ सीमेंट प्लेयर्स जैसे श्री सीमेंट हो गया जिसका सिर्फ 12% डिस्पैचेस थ्रू रेल होता है, या इंडिया सीमेंट हो गया, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो गया, जहाँ मेजोरिटी ऑलमोस्ट 80% जितना
आप रोड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सीमेंट से डिस्पैचेस होते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारा मतलब उनके पास ऑप्शंस है कि वो अगर एक बेहतर रेल फैसिलिटी मिले और अगर उनके प्लांट्स में रेलवे स्लाइडिंग यूनिट्स भी लगाए जाए तो एक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का इम्प्रूवमेंट या डेल्टा मिल सकता है उनको एबिटा पर टन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अभी यहाँ हमने देखा है कि हर एक सीमेंट कंपनीज ज़्यादातर कॉस्ट पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की कोशिश में लगी हुई है। हमने देखा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कोशिश हो रही है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसकी तरफ कोशिश कर रही है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग में कोशिश कर रही है। तो ये जो सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन का जो रेलवे का प्लानिंग है वो उनको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ऑप्शन दिला सकता है जो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑन पर टन बेसिस रिड्यूस कर सकता है। और काफ़ी सारी कंपनीज में बहुत सारा पोटेंशियल है कि वो रेल डिस्पैचेस इंक्रीज कर सके और इसका बेनिफिट ले सके। जैसे पैन इंडिया प्लेयर हम अल्ट्राटेक को देखिए तो एक बहुत बड़ा एफिशिएंट प्लेयर है, उनके 250 से भी ज़्यादा रेल हेड्स है और ऑल ओवर इंडिया, तो उनको एक बेनिफिट ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मिलता है जो दूसरे छोटे प्लेयर या रीजनल प्लेयर्स जो रहते हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो एक तरीके से ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, दूसरी तरीके से उनको एक दूसरे या फार्दर रीजन में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना सीमेंट बेचने के लिए। तो ये एक अपना रीजन से हट के दूसरे क्लोजर बाय या नियर बाय रीजन्स में वो लोग डिस्पैच कर सकते हैं। तो एक सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट भी एक अच्छी तरीके से इंटर रीजन हो सकता है। तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे सीमेंट प्लेयर्स है लाइक दालमिया भारत या श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट जो दूसरे रीजन्स में भी एक्सपांशन कर रहे हैं। तो अगर एक रेल कनेक्टिविटी मिलती है तो उनको एक जगह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्लिंकर ले जाना या रॉ मटेरियल सोर्स करना या सीमेंट सेल करना वो उनके लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा। बट ये ओवर द लॉन्ग टर्म रहेगा। अभी तो उनका एक प्लानिंग स्टेज में है, तो जैसे-जैसे वो लोग कनेक्ट करते हैं, उस हिसाब से उनको बेनिफिट मिलेगा। और रेलवेज़ के साथ बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी है जहाँ हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर एज़ अ होल एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। हर एक रीजन्स में एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये उनको इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनका एक सीमेंट का शेयर बढ़ा है और उनके लिए ये बहुत बड़ी इनकम की अपॉर्चुनिटी रहेगी आगे जाके। ठीक है, जो बात आपने कही उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक विस्तार तो नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम कहते हैं कि रेलवे की बात होती है, रेलवे माल ढुलाई की जब बात आती है तो सीधा जो जहन में सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो है कॉस्ट की, कि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और इस तरह से एक प्रश्न उठता है कंज्यूमर के हक से कि क्या जब इस तरह के कॉरिडोर से जो है वो कॉस्ट पर एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, तो वो क्या कंपनियां कंज्यूमर को पास ऑन करेंगी या अभी ये जल्दबाजी होगा कहना? वो एक्चुअली ये जो कॉस्ट बेनिफिट है उसको पास करना या नहीं करना उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स और भी रहेंगे, क्योंकि रीजनल में भी कैसा डिमांड सप्लाई सिचुएशन रहता है या पावर एंड फुल कॉस्ट कैसे मूव करता है और जो एक्सपेंशंस आ रहे हैं उस वो भी कैसे आ रहे हैं। तो सिर्फ इसी के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि मतलब इसमें सीमेंट प्राइस कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। बट उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे जो जो मतलब सीमेंट के प्राइस के मूवमेंट के लिए मतलब इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं कि जीएसटी रैशनलाइजेशन पे भी कार्ड्स पे है, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा बेनिफिट पास ऑन होगा। बट अभी हमने रिसेंटली देखा कि 10 to 15 रुपीज़ पर बैग सीमेंट प्राइस भी बढ़े हैं। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं इसमें और सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स या रेल कॉस्ट थोड़ा लॉन्गर टर्म में कम हो सकता है, तो वो पास ऑन होगा कि नहीं वो इस पॉइंट पे कहना बहुत मुश्किल रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम एक भविष्य की तस्वीर को खींचने की कोशिश करें, एक फ्यूचर देखें इस तरह के कॉरिडोर से, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको नज़र आता है अभी डोमेस्टिक लेवल पे जो चैलेंज बना हुआ है या जहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? जो हमने रेल फ्रेट कॉरिडोर देखा है वो डिले तो होता रहा है। मेजर चैलेंजेस लैंड एक्विजिशन की रहती है बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो वो एक हमेशा एक के लिए एक इम्पिडमेंट या एक बैरियर या हर्डल रहता है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मेजरली तो लैंड एक्विजिशन और दूसरा हो गया क्लियरेंसेस का, फॉरेस्ट या एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में। हमने जो फ्रेट कॉरिडोर का भी बहुत डिले होते हुए देखा है और अभी भी वो काफ़ी डिलेड है। तो अगर मतलब लैंड एक्विजिशन इश्यूज और क्लियरेंसेस के इशू ऑन अ फास्ट ट्रैक रिजॉल्व होते हैं तो आई थिंक ये जो कॉरिडोर है ये काफ़ी टाइम पे आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस चर्चा का मकसद यही था कि हम जो है वो संभावनाओं की भी बात करें और जो चैलेंजेस हैं उनकी भी बात करें और कितना बड़ा फ़र्क आएगा उसे देखें और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी उसको भी समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोनाल्ड आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस ख़ास विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के मिनट्स जारी किए। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सख्ती कायम बरकरार रहने का अनुमान जताया गया। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, एमपीसी के मिनट्स रिलीज हुए हैं और यहाँ पर शक्तिकांत दास ने बोला है कि जो पेस ऑफ रेट हाइक है वहाँ पर थोड़ी सी टेपरिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर उन्होंने इसके 2 कारण दिए हैं। पहला कारण तो ये है कि जो पहले के पॉलिसी एक्शंस लिए हैं उनका क्या असर हो रहा है ये देखना होगा, और दूसरा कारण ये दिया है कि आरबीआई ऑफ गार्ड नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि ऐसा ना हो कि हम इन्फ्लेशन को रोकने में कामयाब नहीं रहे या हमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। साथ ही साथ जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का स्टांस है उस पे भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये इंश्योर करना है कि जो डिसइन्फ्लेशन का प्रोसेस है वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। और जयंत आर वर्मा की बात करें तो ये हमेशा से वकालत करते रहे हैं कि इस समय जो आरबीआई का स्टांस होना चाहिए, एक तो उसमें चेंज की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरत है कि जो रेट हाइक्स हैं वहाँ पर पॉज लगे। इस बार उन्होंने बोला है कि ऐसा ना हो कि अभी के जो एमपीसी के पॉलिसी एक्शंस हैं उसका असर ग्रोथ पे पड़े, क्योंकि उनको लगता है कि जो एमपीसी की पॉलिसी डिसीजंस हैं अभी कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं ग्रोथ को लेके। और उनका एक और आरोप ये भी है कि जो पिछले डिसीजंस हुए हैं एमपीसी के उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का हाई सिनेरियो हम देख रहे हैं उसका कारण एक एमपीसी के पुराने डिसीजंस हैं। उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के विरोध में वोट किया है और जो स्टांस है वहाँ पर उनका मानना था कि हमें ऑलरेडी शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा की बात करें तो यहाँ पर उनका कहना ये है कि हम एक तरफ तो रेट हाइक कर रहे हैं लेकिन हमारा जो ब्रेक पर पैडल है वहाँ पर नज़र रहनी चाहिए। मतलब आगे जाकर कहीं ये सोचना चाहिए कि कब हमें रुकना है या फिर हमें आगे जाके घटाने की रेट ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक तरीके से इशारा किया है और साथ ही साथ ये बोला है कि 2023-24 में जो इन्फ्लेशन का टारगेट बैंड है उसके भीतर बिल्कुल इन्फ्लेशन को आना चाहिए। और इधर जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते भारतीय बाजार में आज तेज गिरावट दिखी। ये लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब बाजार में करेक्शन नजर आया। निफ्टी 272 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 49 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में भी 928 पॉइंट्स की गिरावट दिखी। बैंक निफ्टी 678 अंक गिरकर 2 फरवरी के बाद पहली बार 40,000 के नीचे बंद हुआ।
और बाजार को आखिर किस बात की चिंता सता रही है और निवेशकों को इस माहौल में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर पूरे एनालिसिस के लिए चलते हैं ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा के पास। अजय, बाजार को आखिर किस बात की चिंता ज्यादा सता रही है? जी हाँ, आज हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी मार्केट में। इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, आज तो एक तरफा गिरावट देखने को मिली, लेकिन 3-4 दिनों से इंडियन मार्केट्स काफ़ी कमज़ोर ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारी चिंताएं बाजार को इस समय घेरे हुई हैं, जिसकी वजह से इतना शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो बाजार जिससे थोड़ा सतर्क हो गया है। हम जो है यूक्रेन और रशिया वॉर का 1 साल कंप्लीट होने को आया है, और पिछले 12 घंटे में जो ग्लोबल कमेंट्री आई है, चाहे वो पुतिन साहब की खुद कमेंट्री हो कि हम वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक ट्रीटी को रद्द किया यूएस के साथ। हमने देखा कि चाइना ने रशिया को नई मिलिट्री एड अनाउंस की है। हमने ये भी देखा कि बाइडेन साहब ने, यूएस प्रेसिडेंट ने एक सरप्राइज विजिट काइव में की यूक्रेन में, और $500 मिलियन की फ्रेश मिलिट्री एड अनाउंस कर दी। और ये सब हो रहा है 1 साल वॉर के ख़त्म होने पे। तो ये डेवलपमेंट देख के बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो गया है। यही नहीं, जियोपॉलिटिकल के अलावा भी अगर हम देखें, पिछले 3-4 दिनों में हम और आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि इस बार गर्मियाँ पहले ही शुरू हो गई हैं, और दिल्ली, बम्बई, हर जगह पे गर्मी का सीज़न जो है वो ज़्यादा होने की उम्मीद आ रही है। तो बाज़ार को डर है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से और एल नीनो की वजह से अगर मॉनसून को किसी भी तरह का इम्पैक्ट आया तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को इसमें इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्योंकि फलों की और सब्जियों की आउटपुट पे इम्पैक्ट आ सकता है। कम मॉनसून की वजह से बुआई में इशू हो सकता है। तो फूड इन्फ्लेशन का मामला गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा हमने ये भी दिखाया कि जो 3rd क्वार्टर अर्निंग सीजन हुआ था वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखें 3rd क्वार्टर में बहुत सारे कंजम्पशन कंपनियां जैसे एशियन पेंट, पिडिलाइट, कजारिया, बाटा, जूते बनाने वाली रिलैक्सो, बहुत सारी सी इनोवेयर कंपनीज, लक्स इंडस्ट्रीज, पेज, सब ने वॉल्यूम ग्रोथ, और जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं वॉल्यूम्स में नरमी दिखाई दी। यानी कंजम्पशन थोड़ा नरम था। हाई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑलरेडी नज़र आ रहा है। अगर हम इन कंपनियों के मैनेजमेंट की गाइडेंस को सुने तो आपको कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपको लग रहा है कि 4th क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ शायद नरम ही रहे, और इसीलिए वो बाजार को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके कमेंट्री में बहुत उत्साह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो बाजार को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाला जो अर्निंग सीजन है वो भी थोड़ा नरम रहे, और वो नरम रहेगा तो बाजार में फ्लोज पे इम्पैक्ट आएगा। वैल्यूएशन हमने देखा है कि एफआईआईज बहुत बड़े सेलर रहे हैं। चाइना और ताइवान में पैसा इंडिया से निकल के जा रहा है, तो वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जोन में नहीं आया है। ये सारी बातों को अगर आप एक साथ देखें तो बाज़ार में प्रेशर बन रहा है। बाइंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। डीआईएस बाय कर रहे हैं, डीआईएस ने कैश लेवल्स भी बढ़ा लिए हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर था, डेटा ये बता रहा है कि वो जो है बाज़ार में एक्टिविटी कम कर दी है। तो वॉल्यूम जो है कैश मार्केट की वॉल्यूम्स में गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन ये सारी बातें अगर आप इन सबको एक साथ रखें, मॉनसून का डर, युद्ध की चिंताएं, अर्निंग्स स्लो डाउन, और आपने देखा है कि यूएस में भी जो डेटा बहुत स्ट्रांग आया था, यूएस में डेटा स्ट्रांग आने की वजह से हायर फॉर लॉन्गर यूएस के रेट्स ज़्यादा समय तक के लिए एलिवेटेड रह सकते हैं। और यूएस में अगर रेट्स एलिवेटेड रहे तो इंडिया में भी आरबीआई और ब्याज दर बढ़ा सकता है। ये ब्याज दर बढ़ेंगी तो ईएमआईज पे इम्पैक्ट आएगा, कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आएगा। इन सारी बातों को अगर आप देखें तो सिचुएशन शॉर्ट और नियर टर्म में थोड़ी चिंताजनक नज़र आ रही है, और यही बातें सोच के बाजार इस समय कमज़ोरी का और करेक्टिव फेज का मामला यहाँ पे बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जूट बैग में पैकेजिंग को लेकर कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, और जो सबसे अहम फैसला है वो दरअसल जूट बैग में पैकेजिंग से संबंधित है। दरअसल कैबिनेट ने जूट ईयर 2022-23 के लिए जूट बैग में मैंडेटरी पैकेजिंग नॉर्म्स को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि इस फैसले के हिसाब से फूड ग्रेन आइटम्स जो है 100% जूट बैग में पैकेजिंग करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा चीनी की जितनी भी पैकेजिंग होती है
उसका कम से कम 20% जूट बैग में पैकेजिंग करना ज़रूरी होगा। जाहिर तौर पे इस फैसले से किसानों को फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि सालाना आधार पर अगर आप देखें तो करीब 7.5 से 8 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास सरकार जो है पैकेजिंग पर खर्च करती है। ऐसे में अगर जूट बैग में पैकेजिंग को बढ़ावा दिया जाता है तो जाहिर तौर पे इसका फ़ायदा किसानों को होने जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो लॉ कमीशन है, 22वें लॉ कमीशन के टेन्योर को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसको अगस्त 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ गुयाना और भारत के बीच में जो एयर सर्विसेज हैं उसकी मंजूरी जो है, उस पर जो दस्तखत हुए हैं उसको भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। बढ़ते आगे। पार्टी सिंबल और पार्टी नाम के मामले में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से आज भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों से 2 हफ्ते में उनका जवाब मांगा है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर धनुष एकनाथ शिंदे फैक्शन को दिए जाने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने तत्काल रूप से आयोग के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उद्धव ठाकरे ग्रुप मशाल चुनाव चिन्ह का अगली सुनवाई तक और उपचुनाव के बाद तक इस्तेमाल करता रहेगा। हालांकि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह मांग की कि सुप्रीम कोर्ट पार्टी के ऑफिसों और बैंक अकाउंट को लेकर भी कोई आदेश दे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने यह साफ किया कि जो बातें चुनाव आयोग के आदेश में नहीं है उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एकनाथ शिंदे फैक्शन के वकील नीरज किशन कौल ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने तक उद्धव ठाकरे और उनके ग्रुप के खिलाफ पार्टी से जुड़ी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि व्हिप जारी करके विधायकों को पार्टी के किसी भी मीटिंग में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका के खिलाफ एकनाथ शिंदे और उनका समूह जो है वो काउंटर एफिडेविट फाइल करता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से उद्धव ठाकरे की याचिका पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इस मामले पर पहले से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दूसरा, पार्टी के नाम और सिंबल पर फैसला देने के लिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ही हरी झंडी दी थी। इसके अलावा इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी जाया जा सकता था। ऐसे में इस याचिका को सुना नहीं जाना चाहिए। अब इस मामले पर होली के बाद सुनवाई होने की संभावना है, लेकिन सवाल ये है कि अगली सुनवाई तक क्या उद्धव ठाकरे पार्टी पर अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे या फिर उनसे पार्टी के दफ्तर के बाद पार्टी के बैंक अकाउंट भी छूट जाएंगे। गौरव श्रीवास्तव, 18 नाउ स्वदेश, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।